2025 का अंत आते आते भारतीय रुपए ने एक नया और दर्दनाक रिकॉर्ड बनाया। डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के आंकड़ों को भी पार कर गया। पिछले एक साल से रुपया 5% से ज़्यादा गिरा और दुनिया की सबसे खतरनाक प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया। लेकिन इस घटना को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिली। एक तरफ गोदी मीडिया और दूसरी तरफ सरकार के समर्थक कह रहे हैं रुपया गिरना अच्छा है, इसके निर्यात बढ़ेंगे, रोजगार आएगा, यहाँ तक कि इसे मास्टर स्ट्रोक तक बता दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ वो कड़वी हकीकत जो हर पेट्रोल पंप पर, आयातित सामान के दाम पर और हर विदेश जाने वाले छात्र के बजट में दिख रही है। साथ ही एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां 2014 से पहले नरेंद्र मोदी खुद रुपए की गिरावट पर तत्कालीन सरकार को जमकर कोस रहे हैं। पहले आप ये वीडियो। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि यह सच है कि रुपया गिर रहा है, बल्कि यह सच है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। इसका मतलब क्या है भाई? इसके बारे में आप कैसे चर्चा करोगे? इसके बारे में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और कड़ी टिप्पणी की और सरकार की पूरी निंदा की कि जब हमारी सरकार थी तब तो आप कह रहे थे कि रुपया इतना पतला होता जा रहा है, जब आज आपकी सरकार है और पिछले 15 सालों से आपकी सरकार है, सरकार जो ओपोजिशन पर जो आरोप लगाती है क्या वो सही है? या आखिर एक रुपया एक डॉलर के बराबर क्यों नहीं हो जाता? तो आखिर क्या सच्चाई है? क्या रुपए का गिरना सचमुच फायदेमंद है या फिर यह हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरी का आईना है? हम इन सवालों की गहराई में जाएंगे और इसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हमें करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब इतिहास की बात होती है तो कहां से जरूरत पैदा हुई कि साहब हमें करेंसी चाहिए। इसको समझते हैं। पहले होता था कि मुझे अगर अनाज की ज़रूरत है और आपको अगर सब्जी की ज़रूरत है, मेरे खेत में गेहूं पैदा हो रहा है और आपके खेत में सब्जियां पैदा हो रही हैं, मैंने गेहूं के बदले आपसे सब्जी ले ली, समझा कि दोनों का महत्व बराबर है तो दोनों को समान एक्सचेंज कर लिया गया। लेकिन यह बड़े स्केल पर नहीं होता। अगर दूसरी भाषा में बात करें, अगर मेरे पास एक नोटबुक है, मैं उस नोटबुक को लेकर बाजार गया और मैंने वहां पर कहा भाई साहब आप मेरी नोटबुक ले लो और मुझे 10 किलो आलू दे दो। उसने कहा मुझे इस नोटबुक की ज़रूरत नहीं है, आलू की ज़रूरत सिर्फ आपको है। टेक्निकली देखें तो सबसे पहले एक दूसरे के साथ व्यापार का तरीका यही होता था जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन उसके चैलेंज आप खुद देख सकते हैं। हर किसी के पास सेम तरीके की और सेम बार की ज़रूरत नहीं होती थी और साथ ही साथ यह बड़ा अनऑर्गेनाइज था। कैसे पता लगाएं कि 1 किलो घी और 10 किलो आलू बराबर वैल्यू रखते हैं? यह समझना बड़ा चैलेंजिंग था। कुल मिलाकर के वस्तुओं के आदान प्रदान में एक तो लिमिटेशन थी, सामान उठाकर कौन चले। आसान तरीके से समझिए कि आज अगर मान लीजिए एक बोरी अनाज में आपको आउटलेट से एक शर्ट मिल सकती है, लेकिन अगर वही एक मर्सिडीज खरीदनी हो तो आप कितनी ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर गेहूं लाएंगे? तो ऐसे में बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशन आने लगी। लिमिटेशन आई फिर वहीं से ही आपदा अवसर को जन्म देती है। देश में बार्टर सिस्टम हटा और कॉइन सिस्टम की एंट्री हुई। रुपए की यह गिरावट कोई एक दिन की कहानी नहीं है। 1947 में जहां $1 सिर्फ 4.16 रुपए के बराबर था, वहीं से लेकर आज तक का यह सफ़र कई दशकों का है। इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास जरूरी है। आज़ादी के बाद 1973 तक रुपए की कीमत सरकार तय करती थी, लेकिन 1991 के बाद भयंकर आर्थिक संकट के बाद रुपए की कीमत बाजार पर छोड़ दी गई। यानी अब डॉलर की मांग और आपूर्ति के हिसाब से इसका भाव तय होगा। यह फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। सवाल ये है, मांग आपूर्ति किस चीज़ से तय होती है? मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं। पहला, विदेशी व्यापार। हम दुनिया से जितना सामान खरीदते हैं और बेचते हैं उस पर निर्भर करता है।
विदेशी निवेश। दुनिया के निवेशक हमारे शेयर बाजार और कंपनियों में कितना पैसा लगाते हैं या निकालते हैं, इस पर पूरा असर पड़ता है। अगर हम दुनिया को ज़्यादा बेचेंगे और दुनिया से कम खरीदेंगे तो रुपया मजबूत होगा। उल्टा होने पर रुपया कमज़ोर हो जाएगा। और आज जो हालात हैं वो इसी उल्टी स्थिति की तरफ इशारा करते हैं। नंबर 1, व्यापार घाटा और कमज़ोर निर्यात। सरकार कहती है कि रुपया गिरा तो निर्यात सस्ता हुआ, तो निर्यात बढ़ना चाहिए, लेकिन आंकड़े इस दावे को ठुकरा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में रुपया 35% गिरा, लेकिन भारत का वैश्विक वस्तु निर्यात में हिस्सा अभी भी लगभग 2% पर ही अटका हुआ है। अक्टूबर 2025 में तो निर्यात में 12% की गिरावट आई। दरअसल कपड़ा, इंजीनियर जैसे निर्यात आधारित सेक्टर भी आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं। रुपया गिरा तो उनकी लागत बढ़ी, मुनाफा घटा, साथ ही व्यापार घटा और ट्रेड डेफिसिट भी घटा, जिसका मतलब ये है दुनिया को जितना बेच रहे हैं उससे ज़्यादा खरीद रहे हैं। इस साल विदेशी पोर्टफोलियो में निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में लगभग $17 बिलियन निकाल लिया। जब ये निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो रुपए को बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इसमें बाजार में रुपए की सप्लाई बढ़ जाती है और डॉलर की मांग, जिसमें रुपया गिरता है। तीसरे की अगर बात करें, वैश्विक अनिश्चितता और महंगा तेल। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई, जिसमें निवेशक पूरी दुनिया से पैसा निकालकर अमेरिका ले जा रहे हैं। साथ ही अमेरिका के साथ समझौते को लेकर अनिश्चितताएं बढ़ी हैं। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था तेल के आयात पर बहुत निर्भर है। इन आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार की ओर से कई तरह के बयान आ रहे हैं, जिसकी ज़मीनी हकीकत से तुलना जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा और तर्क दिया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि रुपया सिर्फ डॉलर के मुकाबले कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि यूरो, पाउंड और अन्य एशियाई मुद्राओं के मुकाबले भी कमज़ोर हुआ है। वास्तव में रुपया इस समय एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है। दूसरा दावा, रुपया गिरना निर्यात के लिए अच्छा है। जैसे कि हमने पहले देखा, निर्यात के आंकड़े इस दावे का समर्थन नहीं करते। औद्योगिक उत्पादन भी ठप पड़ा है, जिसका मतलब ये है सामान बन ही नहीं रहा, तो बेचा क्या जाएगा। बांग्लादेश जैसे देश विशेषता हासिल कर चुके हैं, कपड़ा निर्यात में हमसे आगे निकल चुके हैं। तीसरा दावा, 8.2% की जीडीपी ग्रोथ दिखाती है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन ये कहाँ दिखाती है? यह एक बड़ा कैविएट है। IMF ने एक भारत के राष्ट्रीय खातों की गुणवत्ता को C ग्रेड दिया है, जो दूसरे सबसे निचले स्तर पर है। और साथ ही जब भी महंगाई कम होती है तो वास्तविक जीडीपी आंकड़े कृत्रिम रूप से फूल जाते हैं। असली चिंता की बात यह है कि जो सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं, जैसे कृषि, वो पिछड़े हुए हैं। चाहे सरकार हमें मास्टर स्ट्रोक बताए या ना बताए, रुपए की गिरावट का सीधा असर तत्कालीन आपके और मेरे सर पर पड़ने वाला है। अब समझते हैं कि रुपए की कीमत तय कैसे होती है। मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति के आधार पर रुपए की कीमत तय होती है, जिसे RBI नियंत्रित करता है। यह एक मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और व्यापार संतुलन, आयात निर्यात, विदेश निवेश, भू राजनीतिक कारकों जैसे आर्थिक कारणों से प्रभावित होती हैं। कीमतें तय करने के मुख्य कारण हैं। नंबर 1, मांग और आपूर्ति, यानी डिमांड और सप्लाई। अगर भारतीय वस्तुओं की मांग ज़्यादा है तो विदेशी मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा होती है, तो रुपए की कीमत बढ़ती है, यानी रुपया मजबूत होता है। अगर आयात ज़्यादा है तो डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमज़ोर होता है। क्या होगा अगर $1 = ₹1 हो जाए? कुछ विशेषज्ञों का कहना है आयात लगती सस्ती हो जाएगी। 99 में अमेरिकी डॉलर मूल्य का आईफोन मात्र 99 रुपये में मिलेगा। पेट्रोल पंप जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदेशी यात्रा और अध्ययन लागत प्रभावी होंगे। विदेश में उड़ान भरना रहना आसानी से हो जाएगा और आपका खर्च इतना कम हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। कीमती पत्थरों और सोने और हीरे की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है जितना हम आसानी से कह देते हैं $1 = ₹1।
आसान भाषा में समझें, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, लेकिन हमारे अपने ही देश की करेंसी रुपया है। डॉलर के मुकाबले रुपया कितना मजबूत होगा, इसे समझने के लिए आपको कुछ बेसिक उदाहरण लेने होंगे कि अगर मुझे डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना है तो इस दर को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। दुनिया की यह जो रेट है यह 3 तरह तय होती है। एक होती है फ्लोटिंग एंड मैनेज एक्सचेंज रेट। दूसरे प्रकार की जो एक्सचेंज रेट होती है वो होती है फिक्स एक्सचेंज रेट, और तीसरी होती है मैनेज्ड। तो फ्लोटिंग, फिक्स और मैनेज्ड, अब हम इन तीनों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर क्यों नहीं है उसके लिए हम एक बेसिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 देश हैं, एक का नाम X है और एक का नाम Y है। आपने इन दोनों की शुरुआत में 100 रुपये दिए। दोनों से कहा जाओ बेटा इन 100 से कुछ बढ़िया बनाकर लाओ। X देश गया, उसने 100 रुपये में 100 सेब के पौधे लगाए, और Y देश गया, उसने भी 100 रुपये में 100 पौधे लेकर आया। तो उन्होंने दोनों ने बढ़िया काम किया। अभी तक X और Y बराबर जगह पर खड़े हैं, लेकिन Y तेजू निकला। उसने अगली बार क्या किया, उसने अगली बार उस सेबों के निकले हुए बीज से फिर से एक नया पौधा लगाया, यानी कि वो जितने उसमें से बीज निकलते गए उससे लगातार नए नए पौधे लगाता गया। लेकिन जो X था वो अपने पहले के 100 रुपये के सेब से ही अपना बिजनेस कर रहा था, और उसका जो घाटा था वो लगातार बढ़ रहा था। लेकिन Y के मुकाबले X बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। देखते ही देखते Y ने सेब का मुरब्बा और सेब से बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करने शुरू कर दिए। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे देश की करेंसी और हमारे रुपए में क्यों अंतर है। ये एक बेसिक उदाहरण थे जो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। अब पुराने आंकड़ों की बात कर लेते हैं। भारत 900 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का सामान आयात करता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, खाद्य और दवाइयाँ और कच्चा तेल और माल और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। रुपया 5% गिरा तो इन सभी चीज़ों के दाम लगभग 5% बढ़ सकते हैं। पेट्रोल महंगा होगा तो परिवहन महंगा होगा, और फिर हर सामान की कीमतें बढ़ेंगी। विदेशी शिक्षा और पर्यटन। अमेरिका, यूरोप में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए फीस और रहने का खर्च अचानक 15 से 20% तक बढ़ सकता है। विदेश यात्रा करने का सपना और महंगा हो सकता है। अगर निर्यात नहीं बढ़ रहा और उद्योग सुस्त है तो नई नौकरियां कहां से आएंगी। बढ़ती महंगाई के सामने वेतन भी कम पड़ने लगेगा। हाँ, विदेश में जो रह रहे हैं NRI हैं, जो भारत में डॉलर भेजते हैं, उनको जरूर कुछ फ़ायदा इसका मिल सकता है। तो क्या चाहिए, क्या रुपए को जबरन $1 के मुकाबले कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जैसे कि पहले ऐसा करने से हमारा निर्यात महंगा हो जाएगा, विदेशी कंपनियां भाग जाएंगी और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। असली समाधान और जटिल अवधि का कारण है, लेकिन इसका क्या समाधान हो सकता है उसके बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, मेक इन इंडिया को वास्तविक सफलता बनाना। सिर्फ नारेबाजी नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाना जहां देश में उच्च गुणवत्ता का सामान बने, ताकि हम आयात कम करें और निर्यात बढ़ा सकें। नंबर 2, तेल पर निर्भरता घटाना। नवीनीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देकर हम अपने निर्भरता घटा सकते हैं। आर्थिक आंकड़ों की विश्वसनीयता बहाल करना, ताकि दुनिया भर के निवेशक हम पर जमकर भरोसा करें और हमारे शेयर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर इन्वेस्ट करें। रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, अन्य देशों के साथ साथ में लेन देन के समझौते करना और डॉलर पर निर्भरता कम करना। दोस्तों, रुपए का भाव सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत का थर्मामीटर है। इस पर राजनीति करने और तथ्य को तोड़ने मरोड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। जरूरत है एक ईमानदार बहस, सटीक आंकड़े का दीर्घकालीन सुधारों पर ध्यान देने की, क्योंकि अगर एक मजबूत रुपया एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना नहीं आ सकता। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपके समय के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई टॉपिक पर, तब तक के